जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मचारी की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला। दोस्तों, मौत की खबर आ रही है, बताएंगे आखिर ये हमला कौन करवा सकता है, वो भी तब जब भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद भी लगातार मानवीय मदद को तैयार है अपना भारत, बताएंगे सबसे बड़े सवाल के साथ। ये सबसे बड़ी खबर तो वहीं बताएंगे। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा हादसा, 300 फुट गहरी खाई में गिरा सेना का ट्रक, 5 जवानों की हुई मौत। जी हाँ, तो वहीं आपको बताएंगे भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले को कोर्ट ने कर दिया रिहा। बांग्लादेश में खुलेआम घूमेगा ये टेरर फंडिंग का आरोपी। हसीना पर हमले और पीओके में आतंकवादियों को फंडिंग करने का था इसके ऊपर बहुत बड़ा आरोप। दोस्तों, बताएंगे कैसे गंदी चाल चल रहा है मोहम्मद यूनुस भारत की खिलाफी। तो वहीं एक चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, WHO से फिर बाहर निकलने वाला है अमेरिका। जी हाँ, और अगर बाहर निकल जाता है तो इसका असर क्या पड़ने वाला है WHO पर, सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत के दुश्मनों के खात्मे की मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मचारी की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला, एक की मौत की खबर आपको बता दें। अफगानिस्तान के जलालाबाद में भारतीय वाणिज्य दूतावास से जुड़े स्थानीय कर्मचारियों पर मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक अफगान कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि खबर यह है कि एक को चोटें भी आई हैं। आपको बता दें ये भारतीय वाणिज्य दूतावास बंद पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक जलालाबाद स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को 2020 में औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद कुछ स्थानीय अफगान कर्मचारियों को वहां न्यूनतम कामकाज के लिए नियुक्त किया गया था। घटना के बाद भारत सरकार ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। आपको बता दें ये हमला भारतीय कॉन्सुलेट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है, खासकर उस स्थिति में जब भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। वहीं भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सभी वाणिज्य दूतावासों को बंद करने के बावजूद मानवीय सहायता जारी रखी हुई है, यानी कि लगातार मदद भारत पहुंचा रहा है अफगानिस्तान में अफगानी लोगों के लिए। हालांकि भारत तालिबान शासन को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता है, फिर भी अफगान जनता के लिए भारत ने गेहूं और दवाइयां भेजी है। मौजूदा समय में केवल काबुल वाला ही दूतावास चल रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने जलालाबाद में भारतीय कॉन्सुलेट के एक अफगान कर्मचारी पर हुए हमले के बाद स्थिति पर गहरी नजर बनाए रखने की बात कही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस हमले में किसी भी भारतीय नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं सुरक्षा अधिकारियों को घटना के बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है। दोस्तों, ऐसे में ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान में कोई लिंक ही नहीं है, तो फिर भारतीय दूतावास के बाहर दूतावास के कर्मचारी की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो हुआ क्यों, यानी किसने ये हमला करवाया, ये सबसे बड़े सवाल खड़े करता है। दोस्तों, आपकी क्या राय होने वाली? अगर आप कोई सजेशन देना चाहिए, आपको कुछ लगता होगा ऐसा हो सकता है, तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े हादसे की खबर आ रही है, जो हर भारतीयों को एक पल के लिए गम में डाल सकता है। दोस्तों, जी हाँ, 300 फुट गहरी खाई में गिरा अपने सेना का ट्रक, 5 जवानों की मौत की खबर आ रही है। बता दें जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में मंगलवार को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सेना की एक ट्रक 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 5 जवानों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। व्हाइट नाइट कोर की ओर से बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि व्हाइट नाइट कोर के सभी रैंक पुंछ सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान वहां दुर्घटना में 5 बहादुर सैनिकों की दुखद मौत पर अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुंछ जिले में मंगलवार शाम एक वाहन के सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। ये दुर्घटना घरोवा इलाके में उस समय हुई जब सेना का ट्रक जिले के बनोई जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि वाहन करीब 300 से 350 फुट गहरी खाई में जा गिरा। बचाव अभियान के लिए सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि घायल जवानों की संख्या 5 है, जिनका इलाज जारी है। मृतक जवानों के बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना जो निरंतर हमारी मदद करने के लिए, हमें सुरक्षित बनाने के लिए बॉर्डर पर लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाती आती रहती है, ताकि संकटापन्न इलाकों में तैनाती की जा सके। ऐसे में इस प्रकार से उनका मौत होना, इतनी गहरी खाई में गिरना, कितना गहरा जख्म दिया होगा दोस्तों उनके परिवारों को, उनके चाहने वालों को, हर एक भारतीयों को, जिसकी कोई तुलना नहीं। ऐसे में जो घायल है उनके
गेट वेल सून होने की कामना करते हुए दोस्तों शहीद जवानों के परिवारों को संवेदनाएं देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की बड़ी साजिश, एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की दायर। दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंक फैलाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन दोनों पर तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में कथित तौर पर आतंक फैलाने और भारत में इस्लामिक खिलाफत स्थापित करने की साजिश रचने का आरोप है। एनआईए की ओर से की गई जांच के मुताबिक दोनों आरोपी हिजबत उत तहरीर बोले तो HUT आतंकी संगठन की गुप्त कक्षाओं में छात्रों की भर्ती करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। एनआईए ने चेन्नई के पूनमल्ली स्थित विशेष अदालत में इस पूरी साजिश की जांच के मामले में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में अब्दुल रहमान और मुजीबुर रहमान उर्फ अलथम साहिब पर BNS और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों के ऊपर तमिलनाडु और अन्य स्थानों पर हिज्ब उत तहरीर विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आतंकी कृत्यों की साजिश रचने और इन्हें अंजाम देने की तैयारी करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों वहीं बता दें, भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वालों को कोर्ट ने किया रिहा। अब बांग्लादेश में खुलेआम घूमेगा टेरर फंडिंग का आरोपी। जी हाँ, बांग्लादेश की एक अदालत ने भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे पूर्व राज्य मंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के सदस्य अब्दुस सलाम पिंटू को जेल से रिहा कर दिया गया है। पिंटू 2004 में प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हुए ग्रेनेड हमले की साजिश के मामले में मौत की सजा पा चुका था और पिछले 17 वर्षों से जेल में बंद था। अब्दुस सलाम पिंटू पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK और बांग्लादेश में आतंकवादियों को फंडिंग करने का आरोप था। उसने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल जिहाद अल इस्लामी को भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों का अंजाम देने में मदद की है। जी हाँ दोस्तों, कुछ और नहीं, ये बहुत बड़ी चालें हैं मोहम्मद यूनुस सरकार की, जो लगातार उन आतंकवादियों को, उन विरोधियों को रिहा करवा रहा है, खुलेआम घुमवा रहा है। जो भी भारत के दुश्मन थे या भारत के खिलाफी कार्य किए गए थे, उन सभी को पालता पोषता नजर आ रहा है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जो कि बहुत बड़ी शर्मनाक खबर है, शर्मनाक बिहेवियर है मोहम्मद यूनुस का, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की है ये खबर। तो वहीं आपको बता दें, मात्र 20 रुपए में भारतीय नागरिकता, जी हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में ऐसे बांटे जा रहे थे आधार कार्ड और वोटर ID। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय पहचान पत्र मुहैया कराने वाले एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 5 बांग्लादेशी नागरिक और 6 वो लोग हैं जो फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे। इस सनसनीखेज खुलासे ने राजधानी में अवैध प्रवासियों के बढ़ते नेटवर्क को उजागर कर दिया है। दरअसल साउथ दिल्ली के संगम विहार में हुए एक मर्डर केस की जांच के दौरान ये बड़ा मामला सामने आया। साउथ डिस्ट्रिक्ट की DCP अंकित चौहान ने बताया कि सेंटो शेख नाम के एक शख्स की हत्या रंजिश और पैसे के लेन देन के चलते की गई थी। इस मर्डर केस में शामिल 4 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मरने वाला सेंटो शेख बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी आधार कार्ड बनवाता था। जी हाँ, जांच के दौरान पता चला कि ये सिंडिकेट बांग्लादेशी नागरिकों को जंगल के रास्ते भारत में घुसपैठ करवाता था। भारत पहुंचने के बाद इन्हें सिम कार्ड और नकद पैसे उपलब्ध करवाए जाते थे। दस्तावेज तैयार करने के लिए एक फर्जी वेबसाइट जनता प्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दिलवाता था। वहीं आपको बता दें, मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के खिलाफ चलती सबसे बड़ी चाल खोला, $5 अरब वाला केस। जी हाँ, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार लगातार शेख हसीना के लिए मुसीबतें खड़ी कर रही है। पहले शेख हसीना पर मोहम्मद यूनुस ने प्रत्यर्पण वाला दाव चला, यानी अपने देश बुलाने वाला दाव चला। अब उनकी सरकार ने एक नई जांच शुरू करके शेख हसीना की टेंशन को और बढ़ा दिया है। बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में $5 अरब के गबन के आरोपों के संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। भारतीय कंपनियां बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में शामिल है। इसका निर्माण रशिया की सरकारी कंपनी रोसातम कर रही है। रशिया द्वारा डिजाइन किया गया पहला बांग्लादेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूपपुर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर पश्चिम में बनाया जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना में $5 अरब के गबन का आरोप है, यानी कि कुल मिलाकर पूंछ की तरह पीछे पड़ गई है मोहम्मद यूनुस की सरकार शेख हसीना के पीछे। जी हाँ, वहीं आपको बता दें अगली खबर, जहां WHO से फिर बाहर निकलने वाला है अमेरिका। ट्रंप के शपथ ग्रहण के पहले ही शुरू हो गई तैयारी। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर
फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चाओं से परिचित एक स्वास्थ्य कानून विशेषज्ञ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति संक्रमण दल के सदस्य अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने की नींव रख रहे हैं। वॉशिंगटन में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में वैश्विक स्वास्थ्य के प्रोफेसर और राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य कानून पर WHO सहयोग केंद्र के निदेशक लॉरेंस गोस्टिन ने कहा, मुझे अच्छे स्रोत से पता चला है कि वो शायद पहले दिन या अपने प्रशासन के बहुत पहले ही बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स ने 2 विशेषज्ञों का हवाला देते हुए योजनाओं के बारे में सबसे पहले इसको लेकर रिपोर्ट दी है। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार WHO से बाहर निकल जाती है तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा दुनिया पर, क्या असर पड़ेगा WHO पर। तो आपको बता दें, दरअसल अमेरिका WHO का सबसे बड़ा वित्तीय सहयोगी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की फंडिंग WHO के कुल बजट का 16% है। अगर ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका बाहर होता है तो इसके कई गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। मसलन अमेरिका की फंडिंग बंद होने से WHO के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे पोलियो का खात्मा और वैश्विक बीमारियों की निगरानी प्रभावित हो सकती है। फंडिंग की कमी से WHO कमजोर हो जाएगा। इससे महामारी और दूसरे स्वास्थ्य संकटों का असरदार तरीके से सामना करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ जानकारों का कहना है कि अमेरिका की गैर मौजूदगी चीन और अन्य देशों को WHO में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका दे देगी। यही नहीं दोस्तों, इसी के देखा देखी यूरोप के कुछ दक्षिणपंथी नेता भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों से दूरी बनाने की मांग तेज कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये नुकसान हो सकता है WHO को। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन वाकई में मैक्सिमम परसेंटेज अमेरिका की ओर से दिया जाता था, यानी फंडिंग के तौर पर अमेरिका दिया करता था WHO को। वहीं आपको बता दें दोस्तों, क्या कनाडा में जस्टिन ट्रूडो देंगे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। पैदा हुआ नेतृत्व संकट आखिर क्या है, इसका विकल्प आपको बता दें। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सत्ता में बनाए रखने वाली एक कनाडाई राजनीतिक पार्टी के प्रमुख ने कहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करेंगे। इससे ये तय हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। नए साल की शुरुआत में लिबरल्स को कनाडा की सत्ता से हटा दिया जाएगा। वित्त मंत्री क्रिस्टिया फिनलैंड के इस्तीफा देने के बाद से ट्रूडो पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि ट्रूडो ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है और ऐलान किया है कि उनकी लिबरल पार्टी उनके ही नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ेगी। हालांकि सभी सर्वेक्षणों में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर आपको बता दें, जहां फिलीपींस उठाने जा रहा है वो कदम जो चीन को कर देगा बेदम। भड़क उठा ड्रैगन। जी हां, चीन ने कहा है कि फिलीपींस की ओर से मध्यम दूरी की मिसाइलों को तैनात करने की योजना एक भड़काऊ कदम होगा जो क्षेत्र में तनाव को बढ़ाएगा। फिलीपींस के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने मनीला में संवाददाताओं को बताया है कि सेना दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ तनाव के बीच देश की रक्षा के लिए मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात करने की योजना बना रही है। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय गैलिडो ने बताया कि हाँ, योजनाएं हैं और बातचीत जारी है। जी हाँ, अमेरिका ने अप्रैल में उत्तरी फिलीपींस में अपनी मध्यम दूरी की मिसाइल टाइफून तैनात की थी और दोनों देशों के सैनिक भारी हथियारों के संभावित उपयोग के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, पाकिस्तानी कंपनियों पर बैन है गलत। अमेरिका पर भड़कते हुए पीएम शरीफ ने ये कहते हुए कहा कि हमारे हथियार सुरक्षा के लिए है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम का मंगलवार को बचाव किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई औचित्य है ही नहीं। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने के आरोप में पाकिस्तान सरकार के स्वामित्व वाली प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के अलावा कराची स्थित अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइज पर प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं बता दें, एफिल टावर में आग से मच गया हड़कंप, 1200 लोगों को निकाला गया बाहर। जी हां, पेरिस में प्रतिष्ठित एफिल टावर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पूरे टावर को खाली करा लिया गया। जानकारी के मुताबिक आग टावर के लिफ्ट में लगी थी, जिसके बाद पूरे टावर को खाली करना पड़ा। टावर पर मौजूद पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थल से दूर लेकर जाया गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या होने की वजह से टावर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि समय रहते सभी को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। वहीं घटना के बाद एफिल टावर को बंद कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही साथ बता दें, भारत के खिलाफ जहर उगलने बांग्लादेश को कौन भेज रहा है डॉलर्स, पाकिस्तान, चीन या तुर्की? नहीं दोस्तों, ये देश नहीं है, लेकिन जिसके नाम है वाकई में आपको चौंका देगा। बता दें, शेख हसीना के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद हाल के महीनों में बांग्लादेश में मोहम्मद
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ऐसे गतिविधियां करती पाई गई हैं जिससे भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक इस मुद्दे को और गंभीर बनाते हुए कथित तौर पर भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों से वित्तीय सहायता की एक लहर बह रही है। ये फंडिंग पाकिस्तान से जुड़ी नहीं है बल्कि कथित तौर पर विदेशों में रहने वाले बांग्लादेशियों से प्राप्त की जाती है। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय स्थिरता पर चिंता बढ़ा रहे हैं और पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और भी खराब कर रहे हैं, जिसके लिए तत्काल राजनयिक और सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में बांग्लादेश को बांग्लादेशी मुद्रा में लगभग 24,000 करोड़ टका यानी कि $2 बिलियन का विदेशी धन प्राप्त हुआ है। दोस्तों, वो भी भारत खिलाफी करने के लिए और हिंदुओं को सताने के लिए, हिंदुओं पर दुर्व्यवहार करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन लगातार समय रहते इन बांग्लादेशियों की पोल जरूर खुल जाती है। यूनुस सरकार की पोल भारत को लेकर जरूर खुल जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस को अपना भारत समय रहते जवाब जरूर देगा तो सामने लाइक का बटन है। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके अगली खबर की। अब बात कर लेते हैं जहां पर बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर भड़का रशिया। यूनुस सरकार को जमकर सुनाई खरी खोटी। जी हां, रशिया ने बांग्लादेश की रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना में भ्रष्टाचार के कथित आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूसी परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटोम ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश भ्रष्टाचार विरोधी आयोग की टिप्पणी रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को बदनाम करने का प्रयास है। मीडिया में जारी बयान में रोसाटोम ने दोहराया है कि $2.65 बिलियन की रूपपुर परियोजना पारदर्शी है और वो अदालत में मामले का बचाव करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये आरोप बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने लगाए हैं। वहीं बता दें, इजराइल को मान्यता देगा सऊदी अरबिया। प्रिंस सलमान ने फलस्तीन से झाड़ा क्या पल्ला, इब्राहिम सौदे के साथ लौटे नेतन्याहू। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी और गाजा पट्टी में युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब के दुनिया के साथ इजराइल के रिश्ते को जोड़ने के लिए फिर से अभियान शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल और 4 अरब देशों बोले तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच रिश्तों के तार जोड़ दिए थे और इस समझौते को अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाता है। इस समझौते के तहत इन चारों देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी थी। वहीं आपको बता दें, दुनिया के ताकतवर मुस्लिम देश ने दी तालिबान सरकार को मान्यता। काबुल में खोल दिया दूतावास। आखिर किसने मान्यता दी? आपको बता दें, ताकतवर मुस्लिम देश ने तालिबान सरकार को मान्यता देकर दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल सऊदी अरबिया और तालिबान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल चुकी है। सऊदी सरकार ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपना दूतावास फिर से खोलने का बड़ा फैसला ले लिया है और ये कदम 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में सरकार गिरने और तालिबान के सत्ता में आने के बाद उठाए गए दूतावास बंदी के फैसले को पलटता है। जी हाँ, साथ ही साथ वहीं आपको बता दें, चीन ने कहा कि वैश्विक दक्षिण में बढ़ रहा है ब्रिक्स का प्रभाव। नए सदस्यों के जुड़ने से और मजबूत हुआ है ये समूह। जी हाँ, चीन ने मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स समूह अब और अधिक प्रभावशाली हो रहा है। ये समूह अब वैश्विक दक्षिण यानी कि विकासशील देशों के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंच बन गया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। वहीं बता दें, आखिर अमेरिकी ट्रंप के प्रोजेक्ट 2025 में इमिग्रेशन को लेकर क्या कहा गया है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी की तारीख सामने आते ही एक दस्तावेज ने अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रोजेक्ट 2025, जी हाँ, ये कोई साधारण योजना नहीं बल्कि 922 पन्नों की वो रणनीति है जो ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद पहले 180 दिनों को पूरी तरह बदलने का दावा करती है। दरअसल प्रोजेक्ट 2025 का एजेंडा न केवल अमेरिका मैक्सिको सीमा पर दीवार को खत्म करने की सिफारिश करता है बल्कि प्रशासन से सीमा पर ड्रग कार्टेल का जवाब देने के लिए आक्रामक तरीके अपनाने की भी बात करता है। जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, ट्रंप ने अपने पिछले 2 राष्ट्रपति चुनावों में इमिग्रेशन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। 2024 के चुनाव में तो उन्होंने इसे और सख्ती से पेश किया है। वहीं बता दें, तुर्की के विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में सबसे बड़े ब्लास्ट की सबसे बड़ी खबर, 11 की मौत, 5 हुआ घायल। जी हां, तुर्की के उत्तर पश्चिम बाली के सिर इलाके में मंगलवार सुबह एक आयुध कारखाने में हुए विस्फोट ने बड़ी तबाही मचा दी। इस हादसे में 11 लोगों की जानें चली गई और 5 अन्य घायल हो गए। समाचार एजेंसी अनादोल ने इसकी बड़ी जानकारी दी है। यह विस्फोट कारखाने की कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हुआ और इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। फिलहाल राहत कार्य जारी है और जांच बैठा दी गई है। तो वहीं बता दें, कैथोलिक चर्च में पीएम मोदी ने जर्मनी क्रिसमस बाजार हमले का किया जिक्र। कहा, मुझे बेहद दुख होता जब, पूरी बात आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी
जर्मनी के क्रिसमस बाजार में हाल ही में हुए हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI के एक कार्यक्रम में समाज में बढ़ती हिंसा पर अपनी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कुछ दिन पहले हमने देखा कि जर्मनी के क्रिसमस बाजार में क्या हुआ। 2019 में श्रीलंका के चर्चों पर हमला हुआ था। मैं उन हमलों में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देने कोलंबो गया था। ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, जहां जनरल VK सिंह बने मिजोरम के गवर्नर। केरल और बिहार में राज्यपालों की अदला बदली। दरअसल अचानक क्यों लिया गया ये फैसला, बता दें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी है। इस सिलसिले में पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी हुए आदेश के मुताबिक मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभुपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं रिटायर्ड जनरल VK सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए राज्यपालों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको बताते चले कि इन नियुक्तियों का कार्यभार संभालने की तिथि संबंधित राज्यपालों के पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रभावी होगी। आपको बता दें कि रिटायर्ड जनरल VK सिंह को दुनिया जानती है, जिन्हें 7 सिस्टर्स में से एक अहम राज्य मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं माना यह जा रहा है कि पूर्व IAS अधिकारी और फॉर्मर होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, जिनकी गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है, उनके कुशल प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में तैनाती दी गई है। वहीं बता दें दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी कर दी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए नेताओं को भी मिला टिकट। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने इस लिस्ट में 26 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी छोड़ आए नेताओं को भी टिकट मिला है। इससे पहले कांग्रेस ने 12 दिसंबर को 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस अब तक अपने 47 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। वहीं बता दें कांग्रेस और नेहरू ने अंबेडकर का अपमान किया, पार्टी को माफी तो मांगनी ही चाहिए। जी हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और कांग्रेस से देश की जनता से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही। मांझी ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने अंबेडकर का अपमान किया है और यहां तक कि 1952 और 1954 के चुनावों में उनके खिलाफ प्रचार भी किया। भारत के लोग जानते हैं कि अंबेडकर का अपमान किसने किया है और उनका सम्मान किसने किया है। ऐसे में बिना शर्त कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आपको बता दें मोहन भागवत एक संगठन के प्रमुख है, हिंदुओं के नेता नहीं है। जी हाँ, आखिर क्यों भड़क उठे रामभद्राचार्य जी मोहन भागवत पर? आपको बता दें संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर संत समाज अब उबलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने एक बार फिर संघ प्रमुख के बयान पर अपना विरोध दर्ज करवाया है। मुंबई में ANI से बातचीत में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि वो किसी संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के प्रमुख नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहे। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुसार नहीं चल सकते। उन्होंने आगे कहा कि मैं 20 बार कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, संपूर्ण भारत के भी वो प्रतिनिधि नहीं है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी निजी राय बनती है, लेकिन आपको बता दें ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।